हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आज हम आपको पढ़ाएंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एज यू नो, ये क्लास 12 का चैप्टर 10 है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बेसिकली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। इसमें कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक्स बहुत कम हैं, बट वॉट एवर दैट इज हियर, इसमें याद करने वाले टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा हैं। खैर, जो भी है आपके टेक्स्ट बुक पे आपको तो पढ़ना ही है बोर्ड एग्जाम और मेडिकल एग्जाम के लिए। सो हियर वी गो। आज हमारा ये लेक्चर पार्ट 1 है इस चैप्टर का। इसमें हम बेसिकली दो एप्लीकेशन माइक्रोब्स का पढ़ाएंगे, वन इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट एंड द अदर इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इससे पहले आई टेक अप द चैप्टर फर्दर। हमारे मन में जो पहला सवाल उठता है, व्हाट आर माइक्रोब्स। हम कह रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स का ह्यूमन बीइंग को के वेलफेयर यानी कि भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, वो कैसे काम आ रहे हैं। पहला सवाल है, माइक्रोब्स हैं क्या। माइक्रोब्स बेसिकली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। वैसे ऑर्गेनिज्म जिसको आप केवल माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू द ग्रुप इधर बैक्टीरिया और वायरस और प्रोटोजोआ और फंजाई। कहने का मतलब ये है, आप जानते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में दिस इज किंगडम मोनेरा, यू नो दैट दिस इज किंगडम प्रोटिस्टा, दिस इज किंगडम प्लांटी, दिस इज किंगडम फंजाई एंड दिस इज किंगडम एनिमेलिया। इन 5 किंगडम में मोनेरा में माइक्रोब्स बिलोंग करते हैं, प्रोटिस्टा में बिलोंग करते हैं बिकॉज प्रोटोजोआ बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा, फंजाई आर बेसिकली माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नॉर्मली माइक्रोब्स के कैटेगरी में नहीं आते, दे आर नॉट माइक्रोस्कोपिक एंड पैथोजेनिक, राइट। सो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे सम बैक्टीरिया। अच्छा, इससे पहले आपको बताऊं आगे, नॉर्मली माइक्रोब्स को बोलने के साथ ही हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे दिमाग में ये आता है कि दे मस्ट बी हार्मफुल, ये हमें बीमारी कॉज करेंगे। बैक्टीरिया, वायरस, नॉर्मली दोज वायरसेस यू नो विच इन्फेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे कम अंडर माइक्रोब्स। और इनको सोचते ही हमारे मन में क्या आता है कि ये तो बीमारी फैलाएंगे, प्रोटोजोआ है, फंजाई है। बट देयर आर मेनी माइक्रोब्स विच कैन बी इवन बेनिफिशियल टू अस। These are microscopic organisms which are invisible, but they can be our friends as well. Not always aliens, not always हमारे को नुकसान पहुंचाने वाले, but हमारे को ये अच्छा भी करते हैं। They also give us certain survival advantages. ठीक है, तो हम आज इस चैप्टर में माइक्रोब्स को not as enemies but as friends, इनका हमारे पास क्या रोल है उसको हम पढ़ेंगे। What are the areas हम लोग पढ़ेंगे, what is the role of microbes in household products। घर में आने बहुत सारी चीजें जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें माइक्रोब्स को हम इस्तेमाल करते हैं। इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, in as enzyme chemicals and bioactive molecules, in sewage treatment, biogas production, biocontrol agent and biofertilizer। इतने सारे एप्लीकेशन आपको पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में है। आज जो हम दो एप्लीकेशन पढ़ेंगे, वन माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्शन, सेकेंड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इसी में आएगा एंजाइम केमिकल्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। दैट मींस आज हम ये तीनों टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे एंड इन माय नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर द रिमेनिंग टॉपिक्स। और 2 लेक्चर में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस मूव टू माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। द मोमेंट हम कहते हैं हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का इस्तेमाल, सोच के थोड़ा डर लगता है, नहीं कि अगर हम हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं है। माइक्रोब्स का बहुत इस्तेमाल हमारे हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स में भी होता है। वन ऑफ द फेमस वन एंड द वेरी फेवरेट ऑफ ऑल ऑफ अस, काफी फेमस और हम सबका फेवरेट फूड प्रोडक्ट, दैट इज कर्ड। ये जो कर्ड है ये माइक्रोब से ही बनता है। कौन सा माइक्रोब? अ ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स also called as lab, that is lactic acid bacteria। मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, एक्चुअली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किसी एक बैक्टीरिया का नाम नहीं है। देयर आर सम बैक्टीरिया, देखा गया है, देयर आर सम बैक्टीरिया जो मिल्क में जो शुगर पाया जाता है, दैट इज लैक्टोज, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड ये जो उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से मिल्क इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कर्ड, जिसकी वजह से मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज जस्ट नॉट अबाउट वन बैक्टीरिया, ये केवल एक बैक्टीरिया की बात नहीं है। देयर आर मेनी बैक्टीरिया, ठीक है, जो आपके मिल्क के लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, देयर बाय कन्वर्टिंग इट इनटू कर्ड। दोज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया टुगेदर, उनको हम लोग कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। मैं फिर कह दूं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किसी एक बैक्टीरिया का नाम नहीं है, ये उन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया का नाम है जो मिल्क के लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से मिल्क कोआगुलेट करके कर्ड बनाता है। आपको
उन बैक्टीरिया का नाम नहीं पढ़ना है, but just for your interest I have given the names of two such bacteria. One of them is Lactobacillus bulgaris and the other is Streptococcus thermophilus. ठीक है? So now what do these bacteria do? These bacteria they convert milk into curd. जैसे मिल्क आपका कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, भाव you know because मिल्क में एक शुगर पाया जाता है, उसका नाम है लैक्टोज, और ये इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं. अगर आप कंप्लीट डिटेल प्रोसेस जानना चाहते हैं, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन कर्ड फॉर्मेशन, यू डू फॉलो माय इंस्टाग्राम पोस्ट ऑफ टुडे. आज मैं इंस्टाग्राम में ये पोस्ट डालने वाली हूँ, छोटा सा वीडियो डालने वाली हूँ, द मैजिक फूड कर्ड, एग्जैक्टली हाउ इज इट मेड. एक्चुअली इसमें बैक्टीरिया क्या करता है और कैसे कर्ड बनता है. मेरी तो आपसे यही सलाह, डोंट मिस दैट पोस्ट, डोंट मिस दैट वीडियो, दैट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग. अभी फिलहाल आपकी बुक जितना, दैट मीन्स those group of bacteria which produce lactic acid and thus they help to convert milk into curd. This group of bacteria is called as lactobacillus bacteria. ये करते क्या है, मैंने यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखा है. पहला, यस, ये मिल्क को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं. सेकेंडली, ये मिल्क के न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव कर देते हैं बाय प्रोड्यूसिंग विटामिन B12. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. आपके दूध के जो गुण हैं और दही के जो गुण है वो दोनों अलग होते हैं. दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम. इनफैक्ट दोनों की तासीर यानी कि दोनों का जो टेम्परामेंट हमारे बॉडी में वन प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट एंड द अदर प्रोड्यूसेस लिटिल हीटिंग इफेक्ट. उसकी तासीर भी अलग होती है. यानी कि मिल्क से ही बना है कर्ड, पर दोनों की प्रॉपर्टीज ड्रास्टिकली डिफरेंट होती है. दही में विटामिन B12 होता है जो मिल्क में नहीं होता. आपको क्वेश्चन आएगा, मैं क्या आएगा मैं बता दूंगी. पहले सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देख लो. सेकंड, ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये हमारे जब स्टमक में प्रेजेंट होते हैं तो ये आपके स्टमक में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के ग्रोथ को होने रोकते हैं. मैं एक बात बताऊं, आपने कितनी बार देखा होगा, व्हेन योर स्टमक इज अपसेट, आपको डायरिया है या डिसेंट्री है या स्टमक इज अपसेट, मम्मी कहेंगे दही चूड़ा खा लो. Why does she say have दही चूड़ा? Because when you have दही में आपका ये बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकता है. यानी कि वो आपके स्टमक में जो भी माइक्रोब है जिसकी वजह से आपका स्टमक अपसेट है उसकी ग्रोथ को रोकता है. राइट, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम LAB लाब भी कहते हैं. ना कम लेट मी टेल यू द क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आएगा. आपके स्कूल में काफी फेवरेट क्वेश्चन आएगा, मेडिकल में भी यही 2-3 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा. फर्स्ट, एक्सपैंड लैब, LAB, so that is lactobacillus bacteria. Second, what is lab? Lab includes certain lactic acid bacteria and other bacteria which can convert lactose into lactic acid, which is essential for formation of curd from milk. So those group of bacteria are called as lab. थर्ड ये आएगा, what are the benefits? हमने कहा microbes in human welfare. तो ये लैब जो बैक्टीरिया है ये हमारे लिए कैसे वेलफेयर कर रहा है. पहला, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड जिसका न्यूट्रिशनल क्वालिटी एनहांस्ड है एज कंपेयर टू द मिल्क. विटामिन B12 उसमें एक्स्ट्रा पाया जाता है. एंड सेकेंड, ये बैक्टीरिया हमारे स्टमक में डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस के ग्रोथ को रोकते हैं. इज दैट क्लियर? सो नाउ बिफोर आई गो फॉरहेड, हाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बोलना भूल गई. आप प्लीज अगर आप आपने नहीं किया है तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लें, दौड़ कर जाएं, NCERT ले आए, बिकॉज एवरी टॉपिक आई टीच, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी मैं तुरंत NCERT रीडिंग करके आपको दिखाऊंगी व्हाट आई हैव टॉट फ्रॉम योर NCERT, व्हाट आर द लाइंस ऑफ योर NCERT एंड व्हाट क्वेश्चंस कैन बी कम फ्रॉम दिस टॉपिक. ठीक, तो चलिए एक बार देखिए आपके NCERT में, ठीक है, इसका आपका क्या लिखा हुआ है फ्रॉम दिस चैप्टर. So if you open page 179 of your NCERT, स्टार्टिंग में तो कुछ इंट्रोडक्शन है जिसमें कहता है कि लेट मी टेक द पेंसिल, कहता है बिसाइड्स सम मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स को छोड़कर माइक्रोब्स मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन द अर्थ है. प्लांट्स एंड एनिमल्स के जितना ही अबंडेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में है, दोज आर योर माइक्रोब्स.
कहता है यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग क्लासेस, अपने क्लास 11 में डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ा है। डू यू रिमेंबर विच किंगडम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं? तो अभी हमने देखा किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई में बेसिकली ये माइक्रोब्स बिलोंग करते हैं, राइट। कहते हैं कि ये माइक्रोब्स हर जगह पाए जाते हैं, इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडीज एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये आपके हर जगह ये पाए जाते हैं, इवन डीप थर्मल वेंट्स जहां पर टेम्परेचर एज हाई एज 100 डिग्री होता है, एंड इवन इन स्नोई एरियाज जहां पर बर्फ होती है सेवरल मीटर्स की, वहां पर भी ये माइक्रोब्स पाए जाते हैं। ये माइक्रोब मेनली प्रोटोजोआ, दैट बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल वायरसेस को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स जो आपने पढ़ा था डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में, उनको भी हम माइक्रोब्स की ही कैटेगरी में लाएंगे। तो मैंने आपको पढ़ाते वक्त केवल बताया था प्रोटोजोआ, मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट एंड एनिमल वायरसेस। मैं वहां पर इंक्लूड करना भूल गई इवन वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स, दे आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। ठीक, अब कह रहा है यहाँ पर कि ये माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई को हम न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। यानी अगर हमने कोई एक न्यूट्रिटिव मीडियम लिया, इसमें हम लोग अगर माइक्रोब्स को डालें तो इसको हम लोग ग्रो कर सकते हैं, इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, एंड देन दे कैन बी सीन विद द नेकेड आईज। जब ये कॉलोनीज बना लेंगे, काफी संख्या में बढ़ जाएंगे, तब इसको हम नेकेड आई से देख भी सकते हैं। इनमें से बहुत सारे माइक्रोब्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, यूजफुल भी होते हैं, राइट। उसके बाद आपके एनसीईआरटी में काफी सारे माइक्रोब्स के डायग्राम हैं। डायग्राम्स आप सारे जरूर देख लेना, मेडिकल में किसी भी डायग्राम से क्वेश्चन आ जाता है। सो लेट अस सी व्हाट आर द सम ऑफ द डायग्राम्स दैट आर गिवन इन योर एनसीईआरटी। ये है बैक्टीरियोफेजेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ लुक एट दिस फिगर में जो ए था दैट वाज रॉड शेप बैक्टीरिया, राइट। बी जो था दैट वाज स्फेरिकल बैक्टीरिया, एंड जो सी है वो आपका दिस इज रॉड शेप बैक्टीरिया विच हैज बीन मैग्नीफाइड 50,000 टाइम्स। पहले वाला था 1500 टाइम्स, दिस वन इज 50,000 टाइम्स। नाउ इफ यू कम हियर, दिस इज अ बैक्टीरियोफेज। बी वाला कह रहा है इट इज एडिनोवायरस विच कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब देखिए यहाँ से मेडिकल में क्वेश्चन आपको आ सकता है, एडिनोवायरस कॉज ए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बी कार्डियक, सी समथिंग एल्स, डी एक्सक्रीटरी, ऐसे आपको फंक्शन आ सकता है। कहने का मतलब है इवन डायग्राम में जितना भी लिटरेचर दिया हुआ है उसको काफी ध्यान से आपको पढ़ना है। उसके बाद ये वाला जो सी डायग्राम है, ये कह रहा है ये टोबैको मोजाइक वायरस का डायग्राम है जो आपका मैग्नीफाइड 1 लाख से 1.5 लाख टाइम किया गया है। ये एक्चुअली इससे 1 लाख टू 1.5 लाख टाइम्स स्मॉलर दिखता है। प्लीज सारे डायग्राम्स को पर्टिकुलरली मेडिकल के लिए, स्कूल में तो नहीं पूछेगा, जरूर अच्छे से आप देख लीजिएगा। इससे आपको क्या पता लग गया टोबैको मोजाइक वायरस का शेप क्या है। अगर मुझे एक क्वेश्चन सेट करना होगा तो मैं ये क्वेश्चन सेट कर दूंगी, व्हाट इज द शेप ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस। मैं उसमें डाल दूंगी दे आर रॉड शेप, दे आर स्पाइरल शेप, दे आर कॉमा शेप, और दे आर स्फेरिकल इन शेप। सो इवन डायग्राम से देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आपके सेट हो सकते हैं। अब आ जाते हैं, नाउ दीज आर सम मोर डायग्राम्स। ये दिखा रहा है, ये एक पेट्री डिश है। पेट्री डिश आपको पता होगा कांच का जो प्लेट बना होता है, जो आपने लैब में देखा होगा, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि हमने बैक्टीरिया का कॉलोनी बनाया है, एंड वंस न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्रो कर जाते हैं, दे बिकम विजिबल बाय नेकेड आईज। यहाँ पर ये फंगस का दिखा रहा है कॉलोनी, यहाँ पर ये बैक्टीरिया का दिखा रहा है इन अ पेट्री डिश। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट लेट अस कम टू द नेक्स्ट पेज, एंड इन दिस पेज यू विल सी दैट हमारा स्टार्ट हो गया है फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब दैट इज इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है दैट इज अबाउट लैब, जो मैं भी आपको पढ़ा रही थी। वन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स commonly called as lactic acid bacteria। मैंने आपको क्या बताया था, alone lactobacillus नहीं, lactobacillus and others mean other bacteria, lactobacillus bacteria and other bacteria जो हमारा ग्रो करता है मिल्क में और उसको कन्वर्ट करता है कर्ड में, ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लार्वा। अब ये दही कैसे बनाता, हाउ डू दे प्रोड्यूस कर्ड, यहाँ बहुत शॉर्ट में लिखा है। मैंने फिर आपको कहा है डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर यू। यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है। नाउ इसमें कहता है कि ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं, और ये लैक्टिक एसिड मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं। यानी कि आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से क्या लिखा है, सी
लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये करते क्या है, ये बनाते हैं लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसको पार्टली ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है, ऐसा आपके एनसीईआरटी में लिखा है। अब आप इस कर्ड को एज एन इनोक्यूलम यूज करते हैं और स्टार्टर यूज करते हैं जब आपको दूध से दही बनाना पड़ता है, राइट। आप करते क्या है, ये आपका दूध का पतीला है, दूध का वेसल है, आप इसमें केवल थोड़ा सा दही डाल देते हैं। अगर आप थोड़ा भी दही डाल दें तो उसमें आपने किया कि आपने मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को उसमें डाल दिया है। ये इनोक्यूलम का काम करता है, जिसको हिंदी में हम जोरन कहते हैं, उसका काम करता है। एंड इसको न्यूट्रिटिव मीडियम मिलने की वजह से ये बैक्टीरिया प्रोफ्यूजली मल्टीप्लाई करता है, लार्ज अमाउंट पे लैक्टिक एसिड बनाता है, जो मिल्क के प्रोटीन को कडल करके कर्ड बनाने में मदद करता है। Is that clear? इसके अलावा इसके लिए एक सूटेबल टेम्परेचर की जरूरत है। आपने हमेशा देखा है, आप जब दूध से दही बनाते हैं तो दूध को हल्का सा वार्म करते हैं। वार्म क्यों करते हैं? क्योंकि सूटेबल टेम्परेचर में ही ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, हेंस लैक्टिक एसिड बनाता है। उसके बाद जब ये मिल्क कन्वर्ट हो जाता है तो इसके बैक्टीरिया के एडवांटेज क्या है? फर्स्ट, मिल्क ये इंप्रूव करता है न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ विटामिन B12, ये पहला हो गया। सेकेंड, दे आर ऑल्सो बेनिफिशियल इन चेकिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन आवर स्टमक। स्टमक में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला एडवांटेज ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में केवल यही नहीं है, वी हैव अदर यूजेस ऑफ माइक्रोब्स। व्हाट इज इट? सेकेंड, हम आपको बताएंगे इन मेकिंग डो फॉर मेकिंग मेनी आइटम्स लाइक डो, जो बैटर होता है, डोसा, इडली, जलेबी, ब्रेड, ये सब को बनाने का जो डो होता है, ठीक है, ये डो, ये बैटर जो होता है, इसको बनाने में भी माइक्रोब्स का हाथ होता है। कैसे? आपने क्या किया, डोसा का घोल बनाना है, आपको डोसा का बैटर बनाना है। व्हाट डिड यू डू? आपने चावल को पीस लिया, सो दिस इज योर चर्न्ड राइस, राइट। चावल को पीस लिया, हवा में बहुत सारे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, ईस्ट है ना, ये माइक्रोब्स के स्पोर होते हैं, वो इसमें सेटल कर जाएंगे। जब ये बैक्टीरिया इसमें सेटल कर जाएगा तो ये बैक्टीरिया करेगा क्या, ये एनाएरोबिक फर्मेंटेशन करेगा। एनाएरोबिक फर्मेंटेशन मतलब यहाँ पे मैं प्रोसेस लिख दूं, ये करेगा फर्मेंटेशन। कौन सा बेटा? ये करेगा इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। चलिए, आपने क्लास 11 में आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा है, आपको पता है कि ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसको हम लोग एनाएरोबिकली ब्रेक कर सकते हैं इनटू इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस CO2। ठीक है, मैं बैलेंस इक्वेशन नहीं लिख रही हूँ, प्लस ATP। ये प्रोडक्शन आपका होता है फ्रॉम ग्लूकोज। यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2, अगर बैलेंस्ड इक्वेशन करना है। दिस इज एनाएरोबिक फर्मेंटेशन, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, क्योंकि इस फर्मेंटेशन के में इथाइल अल्कोहल बना है। होता क्या है कि जब ईस्ट इस बैटर में बैठेगा तो ईस्ट इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन करता है। आपने क्लास 10 में पढ़ा है, 11 में पढ़ा है। ये क्या करेगा, इसका इथाइल अल्कोहल इसमें खट्टापन लाता है। दिस इथाइल अल्कोहल विल पुट सम सारनेस, इसीलिए आपने देखा होगा डोसा का घोल, इडली का घोल थोड़ा खट्टा हो जाए तब उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। द सारनेस इज बिकॉज ऑफ द इथाइल अल्कोहल। और थोड़ी देर बाद आप देखोगे, रात भर रखने के बाद द बैटर रेजेस, बैटर ऊपर चढ़ जाता है। दिस रेजिंग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द गैस CO2 होने की वजह से। आप फिर देखो, सुबह इडली बनाने के लिए जैसे आप घोल को घुमाओगे वो बैठ जाएगा। क्यों? सारा CO2 गैस बनकर जो था वो तो निकल जाएगा एंड घोल आपका वापस नीचे बैठ जाएगा। यानी कि घर पे जो आप इडली, डोसा वगैरह का बैटर बनाते हो, जलेबी का बैटर बनाते हो, ब्रेड का जो हम लोग डो बनाते हैं, ये सब को बनाने के लिए फर्मेंटेशन की जरूरत होती है, जो माइक्रोब्स करते हैं। फर्मेंटेशन में जो इथाइल अल्कोहल आपका बनता है, दिस इथाइल अल्कोहल इज बेसिकली यूज्ड फॉर मेकिंग इट सार एंड द CO2 इट हेल्प्स इट टू रेज। इसी रेजिंग की वजह से ब्रेड आपका फैलता है, बेकरी बिस्किट्स आपके फैलते हैं एंड उसमें वो क्रिस्प और वो एडिशनल फ्लेवर टेस्ट आता है। इज दैट क्लियर? सो लेट अस सी, माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड इन मेकिंग न्यूमरस फूड आइटम जैसे डोसा, इडली, जलेबी, ब्रेड, इनके डो को बनाने में मदद करता है। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, आपके एनसीईआरटी में लिखा है ये बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं, ये ईस्ट कहाँ से आते हैं आपके खाने में, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर।
हवा में इनके स्पोर्स प्रेजेंट है जो आपके खाने पे लैंड करते हैं, उसके बाद ये फर्मेंटेशन करते हैं। देखिए मैंने आपको दिखाया, जिसकी वजह से डो आपका वॉल्यूम में इंक्रीज करता है, रेज करता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है, और थोड़ा खट्टा हो जाता है। इसकी वजह से इंक्रीज इन वॉल्यूम इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड सार्डनेस, खट्टापन इज ड्यू टू इथाइल अल्कोहल और रेजिंग इज ड्यू टू CO2। उसी में एक एग्जाम्पल दिया आपका ब्रेड। ये जो ब्रेड बनता है ये बनता है बाय अ माइक्रोब कॉल्ड एज बेकर्स ईस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं सैक्रोमाइसीस सर्वेसी। फिर से देख लो, ब्रेड के में का जो बैटर बनता है या डो बनता है, नॉट बैटर, डो बोलिए, हाँ, वो किसकी वजह से बनता है? ड्यू टू ईस्ट, दैट इज डो तो बनता है आउट ऑफ मैदा, राइट, लेकिन उसमें जो रेजिंग होता है, खट्टापन आता है, फ्लेवर आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ ईस्ट कॉल्ड एज सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। द शुगर प्रेजेंट इन द डो, ठीक है, क्योंकि ये डो मैदा का है, मैदा कार्बोहाइड्रेट है, तो उसमें जो शुगर प्रेजेंट होता है इसको हम लोग रैपिडली फर्मेंट कर देता है ईस्ट, ये ईस्ट उसका फर्मेंटेशन करता है, जिसकी वजह से आपका CO2 बनता है एंड अल्कोहल बनता है। CO2 आपका हेल्प करता है ब्रेड को रेज करने में। चलिए हम आपको दिखाते हैं एक एग्जाम्पल। ये आपका एक डो है, ठीक है, ये एक डो है, समझिए चना भटूरा का डो है, ब्रेड का डो है, इस पे हमने ईस्ट डाला, देखिए कितना रेज कर गया और पूरा ये भर गया। दिस इज बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड हैज एक्चुअली रेज द डो एंड द टेस्ट इज लिटिल सार बिकॉज ऑफ द इथाइल अल्कोहल। वंस अगेन लुक एट दिस, ये जो आप ब्रेड देख रहे हैं, इस ब्रेड में आप देखेंगे काफी सारे होल्स दिखाई दे रहे हैं। ये होल्स बेसिकली किसकी वजह से बन रहा है? बिकॉज ऑफ द CO2, जिसकी वजह से ब्रेड को ये लाइट टेक्सचर मिलता है। That means we have studied one more thing, that the microbes, they are used for various things in our homes. हमारे घर में ये काफी चीजों में यूज होते हैं। वन, मैंने आपको बताया इन प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट was curd, second is how they help to make the dough or the batter for bread, idli, dosa, etc. Now let us come to the next application. अच्छा, इसका भी जो है हम एक बार इसको NCERT से देख लेते हैं, राइट? So let us go into the NCERT and see what is there. So आपके NCERT में the dough which is used for making food such as dosa, idli is also fermented by the bacteria. The puffed up जो फूला हुआ appearance है of the dough is due to the production of CO2 gas. ये पूछ रहा है कैन यू टेल द मेटाबॉलिक पाथवे जिससे ये CO2 बन रहा है? मैंने भी बताया मेटाबॉलिक पाथवे इज इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, ठीक। ये आपको क्या पूछता है, आपको क्या लगता है ये बैक्टीरिया कहाँ से आता है? ये बैक्टीरिया हवा में होता है, उससे आ जाता है। सिमिलरली द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, ये आपको जिसको हम लोग बेकर्स, ये बनता है थ्रू बेकर्स ईस्ट, जिसको हम कहते हैं सैक्रोमाइसीस सर्वेसी। हो गया। तो मैंने आपको दो एडवांटेज पढ़ा दिया, दो एप्लीकेशन पढ़ा दिया ऑफ माइक्रोब्स। सो नाउ वी विल मूव टू द थर्ड वन, दैट इज चीज। चीज बनाने में भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। चीज के बहुत सारे कैटेगरीज आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए। वन इज कॉटेज चीज। कॉटेज चीज जो पनीर जो हम बोलते हैं, जो हम डे टू डे घर में जो पनीर का इस्तेमाल करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज कॉटेज चीज। कॉटेज चीज को भी, ये आपके बैक्टीरिया का नाम नहीं लिखा है, मैंने बता दिया है। ये स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया चीज यानी कि पनीर बनाने में मदद करते हैं। कॉटेज चीज ये मिल्क को कडल करते हैं, दूध फट जाता है, वो कडल कर जाता है और इससे आपका पनीर बनता है। सो जस्ट सी दिस, दिस इज योर कॉटेज चीज। दिस इज मेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। सेकेंड इज स्विस चीज। आप देखो स्विस चीज यहाँ पर मैंने बनाया है। स्विस चीज इज एक्चुअली कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज होल्स। आपको याद है आप जब टॉम एंड जेरी देखते थे, जब हम छोटे थे, हम सबका एक फेवरेट कार्टून शो हुआ करता था टॉम एंड जेरी, मेरा तो अभी भी है, राइट। ये टॉम एंड जेरी में अक्सर हम देखते हैं कि जो आपका टॉम है यानी कि जो चूहा है वो हमेशा चीज लेकर भाग जाता है, जिसकी वजह से जो जेरी जो आपकी बिल्ली है वो उसको काफी सताती है। तो आपने देखा होगा उस चीज को हमेशा ऐसे सर्कल करके बनाया जाता है। दिस चीज जिसमें ये सर्कल होता है, दैट इज एक्चुअली स्विस चीज, जो बनता है थ्रू अ बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द नेम ऑफ द बैक्टीरिया विच हेल्प्स टू फॉर्म स्विस चीज। क्या नाम बताया मैंने? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मानी। मैंने क्या नाम बताया? प्रोपियोनिबैक्टीरिया शार्मानी। ये बैक्टीरिया स्विस चीज बनाने में मदद करती है। दिस चीज
is characterized by having a characteristic flavor and large holes. बड़े बड़े छेद और एक अलग फ्लेवर होता है. ये काफी रिच एंड एक्सपेंसिव चीज में आता है. नेक्स्ट चीज इज रॉकफोर्ट चीज. ये देखिए आपका रॉकफोर्ट चीज कैसे दिखता है. दिस इज मेड फ्रॉम अ फंजाई. यू आर वेरी लकी, आपको यहाँ फंजाई का नाम याद नहीं करना. नाम दे देता तो एक और साइंटिफिक नेम आपको याद करने की जरूरत पड़ती. सिर्फ आप इतना याद रखना, दिस वन इज मेड बाय बैक्टीरिया, दिस वन इज मेड बाय बैक्टीरिया. जबकि रॉकफोर्ट चीज विच इज बाय फार द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द बेस्ट चीज, वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट चीज एंड एक्सपेंसिव चीज में आता है, दैट इज मेड बाय अ फंजाई. एंड इसको बनाने के लिए हम गाय के दूध का इस्तेमाल नहीं करते. वी यूज मिल्क फ्रॉम द शीप. शीप के मिल्क से इसको बनाते हैं. Is that clear? So that is the third application of microbes, that is they help in formation of cheese. So now एक बार फिर से NCERT देख लें. ठीक है कि आपकी NCERT में क्या लिखा है. A number of come here, different varieties of cheese are known. आपकी बुक पे लिख रहा है कि अलग अलग जो वैरायटी चीज के होते हैं, they are known by their characteristic texture, flavor, taste, specificity coming from the microbes used. अलग अलग चीज का अलग अलग नाम है, अलग अलग दाम है. ऑन व्हाट बेसिस? उनका अलग टेक्सचर होता है, सबका फ्लेवर अलग होता है, टेस्ट अलग होता है, क्योंकि वो अलग अलग माइक्रोब्स द्वारा बनाए जाते हैं अलग अलग एनिमल के मिल्क से. फॉर एग्जाम्पल, द लार्ज होल्स इन स्विस चीज are due to the amount of CO2 produced by bacteria named as Propionibacteria sharmani. ये याद करेंगे. सेकेंड, द रॉकफोर्ट चीज वो बनता है by a fungi जो उसको एक पर्टिकुलर फ्लेवर देता है. दिस इज मेड एक्चुअली फ्रॉम शीप मिल्क. आपके बुक में लिखा नहीं है. एंड बाय फार वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव चीज दैट इज मेड. ये हो गया. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन in household products, and the next application we are going to study is in making many drinks. Now what are the drink? पहला ड्रिंक का नाम है टॉडी. अब ये टॉडी है क्या? जैसे आप और हम जो झारखंड में रहते हैं, तो हमारे झारखंड का एक बहुत पॉपुलर ड्रिंक है जिसका नाम है हड़िया. ठीक वैसे ही साउथ इंडिया में जो उनका लोकल ड्रिंक है उसका नाम है टॉडी. एक्चुअली होता क्या है, अगर आपने देखा होगा रांची में आपका सरहुल वगैरह जो मनाया जाता है उस वक्त होता क्या है, दे एक्चुअली सेलिब्रेट अ गुड क्रॉप. काफ़ी अच्छी फसल हुई है, धान अच्छा हुआ है, तो उसको सेलिब्रेट करते हैं. आपके अलग अलग कंट्री में जो मेन अलग अलग कंट्री कह रही हूँ, अलग अलग जो स्टेट है इंडिया के, उन सब का अपना मेन क्रॉप अलग होता है. झारखंड का मेन क्रॉप है राइस. साउथ इंडिया में जो मेन क्रॉप है वो है पाम ट्री. ठीक है, डेट पाम्स. ये जो है डेट पाम्स, ये उनके मेन पौधे पेड़ है. तो ऑब्वियसली वहाँ के लोकल लोग, चाहे वो डेट पाम है उसमें भी शुगर होता है, और हमारे यहाँ धान ज़्यादा होता है झारखंड में, दैट मीन्स हमारे यहाँ राइस ज़्यादा होती है, उसमें भी क्या है, शुगर है. तो ये क्या करते हैं, उस शुगर को यानी कि ग्लूकोज को, जैसा अभी मैंने आपको दिखाया, ये एनएरोबिकली उसको ब्रेक डाउन करते हैं टू फॉर्म इथाइल अल्कोहल. और यही इथाइल अल्कोहल C2H5 होगा, सॉरी इट विल बी C2H5OH प्लस CO2 में ये कन्वर्ट होता है. और इसी इथाइल अल्कोहल को एक्चुअली हम लोग लोकल लैंग्वेज में, लोकल भाषा में उसको कहते हैं हड़िया. एंड यही जो आपका अल्कोहल बना, अच्छा हमारे यहाँ ये अल्कोहल किससे बन रहा है, राइस से बन रहा है. साउथ इंडिया में किससे बन रहा है, डेट पाम से बन रहा है. वहाँ पर जो डेट पाम को फर्मेंट करके जो अल्कोहल बनता है, उस अल्कोहल को हम लोग कहते हैं टॉडी. ठीक. सो इट इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक दैट इज यूज्ड इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, जो बनता है बाय फर्मेंटिंग द लेटेक्स यानी कि जो रस है ऑब्टेन फ्रॉम टॉडी पाम प्लांट एंड कोकोनट वाटर. साउथ इंडिया में आपका कोकोनट वाटर काफी होता है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है. इसके अलावा डेट पाम ट्रीज होते हैं. ठीक, इसको फर्मेंट करके वो लोग वहाँ का ड्रिंक बनाते हैं. दैट मीन्स माइक्रोब्स हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में दे ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग मेनी फर्मेंटेड बेवरेजेस. ठीक है, लास्ट आपको पढ़ना है इसका क्या यूज है, दैट इज बहुत लोग जब खाना बनाते हैं तो फिश का फर्मेंटेशन करते हैं, या सोयाबीन का फर्मेंटेशन करते हैं, या बैम्बू शूट. बैम्बू का तो अचार बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा. कैसे बनता है, उसको फर्मेंट करते हैं तो बैम्बू में वो खट्टापन आता है, राइट. यही फर्मेंटेशन करते हैं. और ऑब्वियसली ये जो हम फिश का फर्मेंटेशन कर रहे हैं, सोयाबीन का फर्मेंटेशन कर रहे हैं, बैम्बू का फर्मेंटेशन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे तरह के अचार बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, डिशेस बनाने के लिए, इसमें भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस कौन करता है, माइक्रोब्स करता है.
Is that clear? So with that, what are the uses of microbes in household product हो गया. ये इतनी सी चीज जो हमने भी देखी यहाँ पर, इसको भी हम लोग थोड़ा सा NCERT से देख लेते हैं. So let us move to your NCERT. देखिए यहाँ से यहाँ का छूट गया था. A number of traditional drinks and foods are also made by fermentation of microbe. Toddy जो एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है ऑफ सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, इसको बनाया जाता है फ्रॉम द सैप ऑफ पाम ट्रीज. पाम ट्री से जो सैप निकलता है उसके फर्मेंटेशन से टॉडी बनाया जाता है. माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स टू मेक वेरियस टाइप्स ऑफ फूड. सो विद दैट द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट कम्स टू एन एंड. चलिए देखते हैं एक बार शुरू से. ये हो गया रोल ऑफ माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट. यहाँ से हमने स्टार्ट किया एंड यहाँ तक हमने पढ़ लिया. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोब इन मेकिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. सो लेट अस कम इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. इनका क्या रोल है. यहाँ पर अचानक एक वर्ड आ गया है फर्मेंटर. ये क्यों आ गया, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो. एक्चुअली जब हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो हमारी एक इच्छा होती है, और ये ऑब्वियस भी है कि इंडस्ट्री में जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो काफी लार्ज क्वांटिटी में बनता है. एनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नीड्स टू बी मेड इन वेरी लार्ज क्वांटिटी. तभी ना उनको पोसाएगा, तभी ना उनके लिए फीजिबल होगा, मनी और कॉस्ट फैक्टर सही होगा. सो ये बड़े बड़े वेसल्स जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, दिस कंज्यूमेबल है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इस लार्ज कंटेनर्स जो स्टेनलेस स्टील के बने हुए रहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं आपका फर्मेंटर्स. फर्मेंटर्स का डेफिनेशन आपको जब भी आएगा, लार्ज कंटेनर्स जो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, यहाँ पर देखो, जिसमें हम माइक्रोब्स को लार्ज स्केल में यूज करते हैं इंडस्ट्री में, इसको हम लोग कहते हैं फर्मेंटर और बायोरिएक्टर. राइट. ऐसे तो इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का बहुत जगह इस्तेमाल है, पर आपके सिलेबस में यू हैव टू स्टडी रोल इन टू थिंग्स. वन, इन मेकिंग फर्मेंटेड बेवरेजेस. फर्मेंटेड बेवरेजेस में आएगा आपका अल्कोहल बेसिकली. ठीक है, बेवरेजेस जिसमें आता है आपका अल्कोहल. ठीक. सेकेंड आपको पढ़ना है द रोल ऑफ इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स. इंडस्ट्री में आपको दो रोल पढ़ना है, एंटीबायोटिक्स. इसके अलावा एक और चीज पढ़ना है, दे कैन बी यूज टू मेक वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स and enzymes and bioactive molecules. Chemicals, enzymes and bioactive molecules. ये सारे रोल्स आपको पढ़ने जो मैं आज कंप्लीट करूंगी. राइट. दिस इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट और कवर टुडे. ठीक. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज फर्मेंटेड बेवरेजेस. राइट. अगर आप गौर से देखेंगे तो फर्मेंटेड बेवरेजेस में बेसिकली यहाँ पर लिया है बियर, वाइन, और यहाँ पर देख लीजिए विस्की, रम, जिन, ब्रांडी, वोडका, फेनी. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अल्कोहल्स. ये अल्कोहल बनाने में भी ऑब्वियसली माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है, एंड बाय नाउ यू नो हाउ. आपको पता है जैसे लोकल ड्रिंक्स जैसे टॉडी एंड हड़िया, ये बनते हैं बाय फर्मेंटेशन ऑफ व्हाट, शुगर. ये जो इथाइल अल्कोहल बनता है उसी से बनते हैं. वैसे ही सेम प्रोसेस, सेम माइक्रोब्स का हम इस्तेमाल करते हैं लार्ज स्केल में. जो ये सोफिस्टिकेटेड ड्रिंक्स है लाइक बियर, वाइन, वोडका, विस्की, जिन, ये सब बनाने में हम लोग इन्हीं माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं. एंड प्रोसेस भी वही है, एनाएरोबिक फर्मेंटेशन, जिससे आपका इथाइल अल्कोहल बनता है. ओनली थिंग इज आई वांट यू टू सी हियर, अब नॉर्मली हम लोग इंडस्ट्री में जिस माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं वो है आपका ब्रूअर्स ईस्ट. राइट. ये वही ईस्ट है जिससे आप ब्रेड बनाते हैं. जब आप उससे ब्रेड बनाते हैं दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विसी. जब आप इससे ब्रेड बनाते हैं तो आप इसको कहते हैं बेकर्स ईस्ट, क्योंकि आप बेकरी में यूज कर रहे हैं, तो आप वर्ड यूज करते हैं बेकर्स ईस्ट. और जब आप इसको ब्रूइंग इंडस्ट्री में यानी कि अल्कोहल में इस्तेमाल करते हैं तो अब आप इसको कहते हैं ब्रूअर्स ईस्ट. इसको यूज किया जाता है ईस्ट को इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक, एंड टुगेदर इसको मतलब सारे वो ईस्ट जिसको हम लोग यूज करते हैं उसको हम कहते हैं ब्रूअर्स ईस्ट. कहता है कि ये बनता कैसे, अलग अलग अल्कोहल का टेस्ट अलग अलग कैसे होता है. हाउ इज इट दैट द टेस्ट ऑफ अल्कोहल वेरीज. मैं आपको बताती हूँ. ये फर्स्ट डिपेंड करता है कि आपने कौन सा द सोर्स ऑफ ग्लूकोज आपने क्या लिया है. आपकी बुक में लिखा है हम लोग नॉर्मली मॉल्टेड शुगर्स लेते हैं या फ्रूट जूसेस लेते हैं. मैं आपको दोनों वर्ड का मतलब समझाऊंगी. या तो आप मॉल्टेड शुगर लेते हैं या आपकी बुक में लिखा है आप फ्रूट जूस लेते हैं. राइट.
इन दोनों का आप इस्तेमाल करते हैं। तो नाउ लेट मी फर्स्ट कम टू मॉल्टेड शुगर। आपको पता होगा मॉल्टेड शुगर का मतलब अ शुगर जहां पर ग्लूकोज नहीं डाइसैकेराइड मॉल्टोज प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं मॉल्टोज शुगर। दैट मीन्स द शुगर which has the sugar is a disaccharide called as maltose। ठीक, और ये maltose क्या चीज का बना है? दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पॉलीमराइजेशन से बना है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इट्स अ डाइसैकेराइड। दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब पॉलीमराइज होते हैं तो बनाते हैं maltose। एंड सिंस ये कार्बोहाइड्रेट है तो इसको हम शुगर भी बोल सकते हैं, तो वी कॉल देम एज malted sugar। दैट मीन्स malted sugar दे आर अ गुड सोर्स ऑफ ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, गुड सोर्स। डबल द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हुआ ना, दो ग्लूकोज के जुड़ने से बना है, सो डबल द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। एंड सेकंड फ्रूट जूस। फ्रूट जूस में जो आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दैट इज फ्रुक्टोज, यानी कि फ्रुक्टोज होता है। दैट मीन्स जो आप फर्मेंटेशन करते हैं इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए, जो शुगर का फर्मेंटेशन करते हैं, द शुगर कैन आइदर बी फ्रॉम द ग्रेन्स, यानी कि ये अनाज से लिए जा सकते हैं जैसे मॉल्टेड मॉल्टोज जो आपका ग्लूकोज देता है, और ये फ्रूट से लिए जा सकते हैं एज इन केस ऑफ फ्रुक्टोज। सो डिपेंडिंग किस फूड प्रोडक्ट का फर्मेंटेशन कर रहे हैं और कौन से माइक्रोब से फर्मेंट कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली बहुत तरह के बेवरेजेस बनते हैं। जैसे मैंने कहा ना, जैसे आपका यहाँ लिखा है विस्की, रम, जिन, ब्रांडी, वोडका, फेनी एंड वाइन, बियर, सो मेनी टाइप्स के बनते हैं। तो पहला क्या चीज पर डिपेंड करता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ carbohydrate? Is it from the grains? Is it from the grains or is it from the fruit juice? Is it glucose or is it fructose? And which type of yeast is basically being used? And third दो चीज बता दी। थर्ड डिपेंड करता ऑन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। क्या आपने उसको डिस्टिल किया है या अनडिस्टिल्ड है? देखिए यहाँ पर वर्ड लिखा है अनडिस्टिल्ड, एंड सेकेंड यहाँ पर लिखा है डिस्टिल्ड बेवरेजेस। Some now what is distillation? Distillation is a process जिसमें excess water आपका चला जाता है and वो concentrate हो जाता है। जो undistilled beverage होता है ये normally light beverage होता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। एक बार आपने distillation कर दिया, उसका excess water evaporate कर दिया, तो ये concentrated beverage हो जाता है जिसको हम hard liquor भी कहते हैं। Undistilled beverage जो आपका बनता है grain mesh से, मॉल्टेड शुगर से, यानी कि धान से, यानी कि ग्लूकोज से, उसका एक एग्जाम्पल है आपका बियर। सो यहाँ देखिए हम यहाँ लिखे बियर इज मेड विद द हेल्प ऑफ विच ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसी एंड सैक्रोमाइसिस कैरिस बेनबर्जेंसिस। ये नाम आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, आप भी मत पढ़ना, सिर्फ ये पढ़ना बियर का फर्मेंटेशन किससे किया जाता है, ईस्ट से। एंड ये इसका फूड का सोर्स क्या है, ग्रेन मैश, यानी कि ये मॉल्टेड शुगर से बना है। एंड ये प्रोडक्ट कैसा है, डिस्टिल्ड है या अनडिस्टिल्ड, ये अनडिस्टिल्ड है। ठीक, इसका एग्जांपल है बियर। सेकेंड हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं वाइन। वाइन भी एक ईस्ट से ही बनता है, ये एक अलग तरह का ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस एलिप्सॉइडल से बनता है। एंड ये भी अनडिस्टिल्ड प्रोडक्ट है, लेकिन ये फ्रूट जूस से बनता है, यानी कि ये फ्रूट जूस से बनता है। दोनों अनडिस्टिल्ड है, इसलिए दोनों माइल्ड ड्रिंक्स में आते हैं। बियर एंड वाइन अनडिस्टिल्ड बेवरेजेस हैं, सो माइल्ड है। इसके अलावा विस्की, रम, जिन, ब्रांडी, वोडका, फेनी, ये सारे डिस्टिलेशन के प्रोसेस से बनते हैं, इसीलिए इसको हार्ड लिकर कहते हैं। इन शॉर्ट आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, गिव द डिफरेंस बिटवीन बियर एंड वाइन। बोथ का कॉमन चीज क्या है, दे आर अनडिस्टिल्ड बेवरेजेस, लेकिन दोनों दो अलग ईस्ट से बनते हैं एंड दोनों का फूड का सोर्स अलग है। एक बनता है मॉल्टेड शुगर से, दूसरा बनता है आपका फ्रूट जूस से। ठीक, सो दिस इज अबाउट योर फर्मेंटेड बेवरेजेस। सो वन एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री इज फर्मेंटेड बेवरेजेस। चलिए इसका एनसीईआरटी में क्या लिखा है, लेट अस स्टडी वंस। Microbes, specially yeast, have been used for time immemorial for production of beverages। ये जो इंडस्ट्रियल बेवरेजेस हैं जिसमें आपका अल्कोहल वगैरह आता है, उसमें मैक्सिमम सबसे ज्यादा ईस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। For the purpose of the same yeast, for this purpose the same yeast, Saccharomyces cerevisiae, is used for bread making and commonly called as brewers yeast। देखिए यहाँ लिखा है कि ये वही है जिसको हमने ब्रेड मेकिंग में भी इस्तेमाल किया था और जिसको हम ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं। Now this yeast is used for fermenting malted cereals, मैंने बताया था, और फ्रूट जूसेस, दोनों में से किसी को, जिससे इथेनॉल बनता है। क्या आप इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को बोल सकते हैं, यस, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, आपको अच्छे से पता है। नाउ उसके बाद है डिपेंडिंग ऑन द रॉ मटेरियल
एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कि डिस्टिलेशन के साथ हुआ है या विदाउट हुआ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन। वाइन एंड बियर को नॉर्मली बनाते हैं हम लोग विदाउट डिस्टिलेशन, जबकि विस्की, ब्रांडी एंड रम को हम बनाते हैं बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ। राइट, तो इसके साथ आपके अल्कोहलिक बेवरेजेस ये आपका कंप्लीट हो गया। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री, दैट इज एंटीबायोटिक्स। नाउ अब एंटीबायोटिक्स के बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो एंटीबायोटिक्स है ये है क्या। अगर आप नाम से जाओगे तो एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक नाम से क्या लगता है, एंटी मीन्स अगेंस्ट, राइट, एंड बायोटिक मीन्स लाइफ, ऐसा लगता है ये अगेंस्ट लाइफ है। तो क्या एंटीबायोटिक से हम मर जाएंगे? नहीं, एंटीबायोटिक हमारे लिए प्रो लाइफ है। एंटी लाइफ किसके लिए है? एंटीबायोटिक एंटी लाइफ है फॉर द माइक्रोब या पैथोजन, जो बैक्टीरिया हमें बॉडी के अंदर घुसता है उसको मारता है, उसके लाइफ के एंटी है, इसीलिए इसका नाम एंटीबायोटिक्स है, पर ये हमारे लिए प्रो लाइफ होता है। ये नॉर्मली क्या है? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कौन बनाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और मजेदार बात देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग लेते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स वन लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे मेक इट एंड देन वी यूज इट टू किल अनदर लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दैट किल्स अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक को खोजा था और उसका थेरेपेटिक यूज बताया था, यानी कि ये बैक्टीरिया वगैरह को मारने में मदद करता है। बट इसका फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक इसको बताया था अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी ने, जिसकी वजह से इनको along with Alexander Fleming, इन तीनों को मिलकर खोज की वजह से because of their work on antibiotics इनको नोबेल प्राइज मिला था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कैसे खोजा था एंटीबायोटिक्स को? हाउ डिड ही डिस्कवर एंटीबायोटिक्स? तो सुनिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने लैब में काम कर रहे थे इन अ कल्चर मीडियम, और इस कल्चर मीडियम में, चलिए हम कल्चर मीडियम का कलर ब्लू बना देते हैं। ये एक कल्चर मीडियम था और इस कल्चर मीडियम में मैं कलर बना देती हूँ से येलो। इस पे ये बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे, और जिस बैक्टीरिया कल्चर मीडियम में अगर किसी भी बैक्टीरिया को डालोगे तो वो प्रोफ्यूजली ग्रो करता है। तो पूरे कल्चर मीडियम में ये काम कर रहे थे किस बैक्टीरिया पर? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, एक बार एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने इस पेट्री डिश को धोया, पर ढंग से नहीं धोया, सच दैट थोड़ा सा ब्रॉथ इसमें लगा हुआ रह गया। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा इसमें जो कल्चर मीडियम है वो लगा हुआ रह गया। जहां पर कल्चर मीडियम लगा हुआ रह गया, लेट मी ड्रॉ इट विद ग्रीन, वहां पर तो ऑब्वियसली उस पे क्या ग्रो करेगा? फंजाई ग्रो करेगा। तो मैंने यहाँ ग्रीन कलर से, जो ग्रीन कलर है वो एक्चुअली आपके फंजाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स योर फंजाई। अब हुआ क्या, मैं आपको एग्जाम्पल दूं। सपोज आपने चावल खाया, चावल दाल खाया, आपका प्लेट काफी गीला है। अगर आप उस प्लेट को 2-4 दिन धोएंगे नहीं तो क्या होगा? उसमें फंगस उग जाएगा, मोल्ड्स यानी कि फंगस उग जाएगा। वैसे ही हुआ क्या, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे कल्चर मीडियम में। उन्होंने उस कल्चर मीडियम को फेंका तो थोड़ा सा कल्चर मीडियम ठीक से धुला नहीं, पेट्री डिश, तो ऑब्वियसली उसमें फंगस ग्रो कर गया। उन्होंने उतनी परवाह नहीं की और उन्होंने उसी में क्या किया, फिर से कल्चर मीडियम डाला। इस बार उन्होंने एक अमेजिंग चीज को नोटिस किया। अमेजिंग चीज क्या नोटिस किया? वो एरिया जहां फंगस ग्रो कर रहा था वहां बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। वो एरिया जहां फंगस पाया जा रहा था वहां पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा था। लुक एट दिस एरिया, यहाँ फंगस ग्रो कर रहा है, वहां बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा। तब उन्होंने ये देखा कि ये जो फंगस है, उन्होंने उसको बाद में खोजा तो उन्होंने बताया इस फंगस का नाम है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम उन्होंने कहा ये एक फंगस है, और उन्होंने ये बोला कि ये फंगस पेनिसिलियम कुछ एक केमिकल बनाता है, उस केमिकल का नाम उन्होंने रखा पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलिन क्या कर रहा है, इस बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, इस बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक रहा है, बैक्टीरिया को वहां ग्रो करने से नहीं दे रहा। इस तरह से उन्होंने डिस्कवर किया कि अच्छा ये एक ऐसा फंगस है जो एक केमिकल बनाता है जिसका नाम उन्होंने रखा पेनिसिलिन। पेनिसिलियम फंगस का नाम है, पेनिसिलिन केमिकल का नाम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को के ग्रोथ को रोकता है। इस तरह से उन्होंने इसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी को खोजा। नाउ लुक एट दिस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब वो काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया में, उन्होंने ऑब्जर्व किया अ मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स। एक ऐसा कल्चर प्लेट जो ठीक से धुला नहीं था, उस पे मोल्ड यानी कि फंगस का ग्रोथ हुआ।
और जहां पर फंगस का ग्रोथ था अराउंड दैट स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। उन्होंने पाया, ही फाउंड आउट दैट इट वाज ड्यू टू अ केमिकल प्रोड्यूस बाय द मोल्ड। उन्होंने देखा ये मोल्ड एक केमिकल बना रहा है, जिस केमिकल को उन्होंने नाम दिया बाद में पेनिसिलिन। ठीक है, आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम, इस फंगस के नाम पर उन्होंने इस केमिकल का नाम रखा। हाउएवर इस पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक का फुल पोटेंशियल एंड इफेक्टिव एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी वाज एस्टैब्लिश्ड लेटर बाय अर्नेस्ट फ्लावर हार्वर्ड, ये एच होगा, फ्लावर्ड हो गया, अर्नेस्ट हार्वर्ड फ्लोरी, उन्होंने इसको बाद में खोजा था। इस तरह से एंटीबायोटिक की खोज हुई। ये एंटीबायोटिक जो हमने पेनिसिलिन से खोजा, इसको हमने एक्सटेंसिवली यूज किया था टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू तक इसके एंटीबायोटिक के कैप्सूल्स नहीं बने थे, तो हमने क्या किया था, ये जो फंगस है पेनिसिलिन, उसी को हम घाव के चारों तरफ लपेट देते थे और ये घाव को हील करने में मदद करता था। वहां किसी तरह के इन्फेक्शन नहीं होने देता था, पस नहीं होने देता था, इसको यूज किया गया। बाद में मैंने जैसा कहा, फ्लेमिंग को, चेन को और फ्लोरी को मिलकर उनकी इस खोज की वजह से नोबेल प्राइज मिला 1945 में। पेनिसिलिन के बाद हमें और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स माइक्रोब से निकाले। रिमेंबर वन थिंग बेटा, कि जो पहला एंटीबायोटिक निकला था वो फंजाई से निकला था, बट आज के दिन a lot of antibiotics have been isolated from bacteria as well। बैक्टीरिया से भी हमने काफी सारे एंटीबायोटिक्स को आइसोलेट किया है। ठीक, तो आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वर आल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। ठीक, एंटीबायोटिक्स से आज के दिन बहुत सारे डेडली यानी कि खतरनाक डिजीज ट्रीट करना आसान हो गया है। सम डेडली डिजीज आर प्लेग, वूपिंग कफ जिसको हम लोग काली खांसी भी कहते हैं, डिप्थेरिया जिसको हम लोग गलघोटू भी कहते हैं, लेप्रेसी जिसको हम लोग कुष्ठ रोग भी कहते हैं, एक्सेट्रा। तो आपको आएगा क्वेश्चन मेडिकल में, यू नो which of the following disease are treated by antibiotics, और उसमें NCERT के ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे। So this is another role। Now अब एक बार हम ऐसा करते हैं कि इसको भी NCERT में देख लेते हैं आपका कि आपका what is there in the NCERT regarding this antibiotics। तो मैं आपको बोली थी कि आज आप अपनी NCERT लेकर बैठना, हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। Antibiotics is produced by microbes. It is regarded as one of the most significant discovery of 20th century. Anti means is a Greek word which means against, and bio means life. They are against life but of disease causing organism. With reference to human beings, they are pro-life and they are not against life. Antibiotics are produced by microbes and they can kill or retard the growth of other microbes. So ये हो गया एंटीबायोटिक का डेफिनेशन। यहाँ पर पेनिसिलिन के बारे में कह रहा है, द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड वाज पेनिसिलिन। इसको खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, किस पे काम करते हुए, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया राइट पर काम करते हुए खोजा था। उन्होंने देखा था कि ही फाउंड दैट इट वाज, उन्होंने इसको देखा था कि उनके एक अनवॉश्ड कल्चर प्लेट में स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। दिस वाज ड्यू टू अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड। मोल्ड का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, केमिकल का नाम था पेनिसिलिन एंड मोल्ड का नाम था पेनिसिलिन नोटेटम। ना इसका फुल पोटेंशियल बाद में एस्टैब्लिश किया गया बाय अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी। इसको वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किया गया, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। उसके बाद आज के दिन एंटीबायोटिक से हम बहुत सारी बीमारियां जैसे प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थेरिया, गलघोटू, लेप्रेसी एक्सेट्रा को खत्म करने में आज के दिन हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। Is that clear? So with that हमारा इन इंडस्ट्री में सेकेंड दैट इज एंटीबायोटिक्स कंप्लीट हो गया। Now let us move to the next part, that is chemicals, enzymes and other bioactive molecules, right? The next application, अब हम लोग उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हुए ऑर्गेनिक एसिड। यहाँ पर बहुत सारा लिस्ट है, आप इसको याद कर लेना। There are following organic acids, actually they are made up from the microbes, और उस माइक्रोब का नाम भी लिखा है। पहला ऑर्गेनिक एसिड है साइट्रिक एसिड। यहाँ देखिए मैंने डायग्राम में भी बनाया। इट इज मेड फ्रॉम अ फंगस कॉल्ड एज एस्परजिलस। यहाँ देखिए मैंने एरो भी डाला है। ठीक, सो ऑर्गेनिक एसिड साइट्रिक एसिड इज मेड फ्रॉम फंगस एस्परजिलस। सिरका जिसको कहते हैं आमतौर पर हिंदी में किचन में मम्मी से पूछना दिखा देंगी, वो बनता है फ्रॉम फंगस एस्परजिलस। नेक्स्ट लेट अस कम टू अनदर ऑर्गेनिक एसिड जिसको हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं, किचन में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज योर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बनता है बैक्टीरिया से
लुक एट दिस एसिटिक एसिड, ये बनता है फ्रॉम बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिटी, ये बनता है बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिटी से। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिक एसिड दैट इज ब्यूट्रिक एसिड। ये ब्यूट्रिक एसिड बनता है फ्रॉम द बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिकुलम, ठीक है। फोर्थ है आपका लैक्टिक एसिड, ये बनता है फ्रॉम बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, एंड इथेनॉल ये बनता है फ्रॉम ईस्ट सैक्रोमाइसीस सर्विसी। ये दोनों तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं, लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल, लैक्टोबैसिलस एंड सैक्रोमाइसीस। बस आपको ब्यूट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड साइट्रिक एसिड के बारे में जानना था। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली आपके माइक्रोब से बनते हैं। वन सच एंजाइम इज योर एंजाइम लैक्टेज। ये एंजाइम लैक्टेज जो है ये एक्चुअली कन्वर्ट करता है मिल्क के शुगर लैक्टोज को इनटू लैक्टिक एसिड, जो आपके मिल्क प्रोटीन केसीन को कोआगुलेट करता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये पूरे कर्ड के बारे में एग्जैक्टली होता क्या है, ये एक छोटा सा वीडियो आपको देखने को मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, मेरे क्लास के इंस्टाग्राम अकाउंट पे जरूर देखिएगा, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आप मेरी बात सुनिए। ये आपका दूध है, आप इस दूध में जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डालते हैं तो ये बैक्टीरिया डेफिनेटली कोई एंजाइम बनाता है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने में मदद करता है, जो इस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने में मदद करता है। वो उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है लैक्टेज एंजाइम, ठीक है। ये कौन बनाता है? बैक्टीरिया बनाता है। क्या एंजाइम? लैक्टेज। ये लैक्टेज एंजाइम क्या करता है? इस दूध में जो लैक्टोज प्रेजेंट है, राइट, इस दूध में जो लैक्टोज प्रेजेंट है इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और ये लैक्टिक एसिड दूध में, देखो लैक्टोज तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, और दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है जिसका नाम है केसीन। ये मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन दैट इज केसीन को ब्रेक डाउन कर देता है, डीनेचर कर देता है, जिसकी वजह से ये कडल करके कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू कर्ड। मैं एक बार फिर से बता दूं द एंटायर हिस्ट्री वंस अगेन। आप जब मिल्क में बैक्टीरिया डालते हैं, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक एंजाइम बनाता है, उसका नाम है लैक्टेज, और ये लैक्टेज ही सारी काम करता है। ये लैक्टेज मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड बाद में जो मिल्क में प्रोटीन है केसीन, उसको कोआगुलेट करके कर्ड बनाने में मदद करता है। यानी कि ये पूरा स्टेप स्टार्ट किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज लैक्टेज। आपने देखा होगा हम घर में जब दही लगाते हैं, रात को लगा देते हैं, सुबह के वक्त कभी कभी दही खट्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, हम ज्यादा देर दही को बाहर छोड़ देते हैं, इसलिए तुरंत फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखने के साथ ही बैक्टीरिया का ये एंजाइम लैक्टेज इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपका दही खट्टा नहीं होता। बट आपने देखा होगा जो मिठाई दुकान वाले होते हैं वो हार्डली 3 घंटे रखते हैं और उनका दही लग जाता है। हमारे को तो पूरे रात रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में हम डालते हैं बैक्टीरिया, और यहाँ मार्केट में लैक्टेज नाम का एंजाइम जो एक्चुअली बैक्टीरिया बनाता है, ये लैक्टेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो मिठाई दुकान वाले क्या करते हैं? इस लैक्टेज एंजाइम को डायरेक्ट दूध में डालते हैं, पूरा बैक्टीरिया नहीं डालते, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका दूध से जो दही बनने का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, एंड उनका दूध से जो दही बना फास्ट बन गया और ज्यादा लैक्टिक एसिड 2 घंटे के अंदर बना, उन्होंने फ्रिज में डाल दिया और उनका काम खत्म हो गया। उनके दही बहुत जल्दी सेट हो जाता है, हमारा दही सेट होने में टाइम लगता है, क्योंकि बैक्टीरिया धीरे धीरे लैक्टेज बनाता है। हम मार्केट से लैक्टेज खरीद के डायरेक्ट अगर डाल दे तो दूध से दही तुरंत आपका जम जाएगा। दैट मीन्स दिस इज वन एंजाइम जिसको हम लोग कमर्शियली यूज कर रहे हैं इन स्वीट शॉप्स, एंड ये हम लोग किससे ले रहे हैं? फ्रॉम बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी कि लैब, यानी कि हम माइक्रोब से ही एंजाइम ले रहे हैं जिसको हम लोग कमर्शियली यूज कर रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज लाइपेज। लाइपेज के लिए बता दें, टीवी में आपने ऐड देखा होगा, ये सर्फ यूज करिए, जिद्दी से जिद्दी दाग हटा देगा। आपको दिखाएगा कि वो तेल खाया और उसके उसने तेल भरी सब्जी खाई, पूरा तेल गिर गया, उसके बावजूद वो दाग चला गया।
क्यों? आप देखिए घर पे आपका नहीं जाएगा, लेकिन लॉन्ड्री वाले जब धोते हैं तो नॉर्मली ये दाग चला जाता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ड्री वाले एक एंजाइम यूज करते हैं, उसका नाम है लाइपेज, जो हम लोग माइक्रोब से डिराइव करते हैं। और लाइपेज एंजाइम नाम से ही पता लग रहा है, लाइपेज इज लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। लिपिड्स को जो एंजाइम ब्रेक डाउन करता है उस एंजाइम का नाम है लाइपेज। ठीक है, सो ये लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम जो है लाइपेज, ये लिपिड को ब्रेक डाउन करता है। इसीलिए इस एंजाइम जो हम लोग माइक्रोब से लेते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं कमर्शियली इन यू मेकिंग मेनी टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स। ठीक, तो ये हो गया नेक्स्ट एंजाइम। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड एंजाइम कॉल्ड एज पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। ये भी हम लोग माइक्रोब से लेते हैं और इनका काम क्या है? घर पे आप संतरे का जूस निकालो, जब आप घर पे संतरे का जूस निकालोगे तो आप क्या देखोगे? आप जितना भी अच्छा पतला कपड़ा से छान लो, वो जूस जो निकलता वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, पारदर्शी नहीं होता। अगर आप कांच के ग्लास में डाल दोगे तो आर पार दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है संतरा प्लांट का प्रोडक्ट है, उसका सेल वॉल सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना है। ये पेक्टिन ब्रेक नहीं करता, जूस में रह जाता है, जिसकी वजह से द जूस डज नॉट लुक क्रिस्टल क्लियर। लेकिन यही जूस जब आप मार्केट से लेते हैं तो एकदम क्लियर दिखाई देता है, एकदम क्लियर। ये क्यों होता है? क्योंकि जो लोग कमर्शियली ये जूसेस को बनाते हैं वो लोग उसमें एक एंजाइम प्रोटीनेज एंड पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज डालते हैं, जो पेक्टिन जो प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट है ये इसको ब्रेक कर देता है। ब्रेक करके वो उसको अलग कर देते, वो ऊपर सेटल हो जाता है, उसको छान के अलग कर देते ताकि फ्रूट जूसेस ये आपके क्लियर दिखे ड्यूरिंग बॉटलिंग। तो ये एंजाइम भी हम लोग माइक्रोब से बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट लेट अस कम टू द एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज ये तो प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज के बारे में बता रहे। इसको डालने से जो जूसेस होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, एक एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है ये बनता है बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया से बनता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। ये स्ट्रेप्टोकोकस एक क्लॉट बस्टर जैसे काम करता है। इसको हम लोग बनाते हैं बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी से। इस बैक्टीरिया नेचुरली ये एंजाइम बनाता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से हम इस एंजाइम को आर्टिफिशियली बनाते हैं और ये क्लॉट बस्टर जैसे काम करता है। क्लॉट बस्टर मतलब अगर कोई आदमी के अंदर में मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मतलब जब हार्ट में आपका क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक, तो इसको हम लोग यूज करते हैं। ये क्लॉट को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, यानी कि क्लॉट बस्टर है। कौन सा केमिकल? दैट एंजाइम इज नोन एज स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो हम लोग किस माइक्रोब से मिलता है? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से हमें एक एंजाइम मिलता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। हम आर्टिफिशियली इसको सिंथेसाइज करते हैं बाय बायोटेक्नोलॉजी एंड इसको हम लोग एज क्लॉट बस्टर, यानी कि अगर ब्लड वेसल्स में कहीं क्लॉट हो गया उसको ब्रेक डाउन करने में इस्तेमाल करते हैं। So this is another enzyme which is basically made from microbes. Now let us come to bioactive molecules. What are bioactive molecules? पहले ये समझ लो। Bioactive molecules are, what are bioactive molecules? These are certain molecules made by living organisms. ठीक, bio means living organism द्वारा कुछ ऐसे molecules बनाए जाते हैं जो अदर ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि बनाया किसी ने लेकिन किसी और में, अदर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जो क्या करता है, ये आपके मेटाबॉलिक चेंजेस लाता है। ठीक, दिस ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल और बोर्ड एग्जाम दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, स्कूल में भी आएगा। वन ऑफ द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल इज साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक, ये इम्यूनोसप्रेसेंट जैसे काम करता है। और ये जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है ये भी हम माइक्रोब से लेते हैं। कौन सा माइक्रोब? फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये एक फंगस है। इस फंगस से हम लोग ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल निकालते हैं और ये इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करता है, स्पेशली ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। किसी आदमी की किडनी खराब हो गई, हमने किसी डोनर से लेकर इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया। मेरी बॉडी में, मैंने आपको इम्यून सिस्टम में बताया था, माई बॉडी हैज द कैपेबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ।
अपने खुद के सेल और किसी और के सेल के बीच में अंतर मेरा बॉडी पहचान लेता है। तो जब हम किसी और आदमी का किडनी अपने बॉडी में डालते हैं, मेरा बॉडी इसके खिलाफ ह्यूज इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। हटाओ हटाओ हटाओ, ये मेरे खुद के बॉडी का पार्ट नहीं है, हटाओ, इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। ऐसा करने से तो मुश्किल है, क्योंकि तब तो आपका बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा इस किडनी को और काम आपका खराब हो जाएगा। तो हम कुछ ऐसी दवाइयां लेते हैं जिसको इम्यूनो सप्रेसेंट बोलते हैं। वो मेरे बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है ताकि इसके खिलाफ एंटीबॉडी ना बने। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं भाई, हम बोल रहे हैं ये मेरे बॉडी का किडनी नहीं, और एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इसको तो एक्सेप्ट कराना है। तो हम क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को टेम्पररी सप्रेस कर देते हैं ताकि इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनना बंद हो जाए, इसको कुछ वक्त मिल जाए। कुछ वक्त जब रहने लगेगा तो बॉडी इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, उसके बाद इसके खिलाफ किसी तरह का एंटीबॉडी का रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक, तो ये इम्यूनोसप्रेसेंट जो दवाइयां हैं जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज करते हैं, इसको हम माइक्रोब फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से बनाते हैं, और इससे बनने वाला जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। नाउ नेक्स्ट लेट अस कम टू द नेक्स्ट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कॉल्ड एज स्टैटिन। ये जो स्टैटिन है ये भी बनता है बाय फंगस। एक्चुअली दैट फंगस इज अ टाइप ऑफ ईस्ट जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस, राइट। ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल बनता है बाय ईस्ट, ठीक, जिसको हम लोग जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस, नॉट सैक्रोमाइसीट सर्विसी, राइट, मोनास्कस परप्यूरियस। स्टैटिन क्या करता है, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, राइट। ये आपका लोअर करता है लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल आप यूज करते हैं वो माइक्रोब से बना हम लोग लेते हैं। तो हम लोग यूज ऑफ माइक्रोब्स ही तो पढ़ रहे हैं ना। अब आ जाते हैं ये कैसे काम करता है, इसको पूरा डिस्क्राइब कर दिया है तो बता देते हैं। मैंने सेल चैप्टर में क्लास 11 में आपको बताया भी था। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, देखिए ये आपका एक एंजाइम है, ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ ऐड करता है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड फिर बाद में एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट जो बनता है वो है कोलेस्ट्रॉल, राइट। सो आपकी बॉडी में जब नॉर्मल में कोलेस्ट्रॉल बन रहा होता है तो ये एंजाइम की मदद से बन रहा होता है जो आपकी बॉडी के फैट को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। ये स्टैटिन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का काम करता है। ये स्टैटिन है, देखो यहाँ पर स्टैटिन, इसका एक्टिव साइट इस सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट से मैच करता है, तो ये खुद जाकर यहाँ पर अटैच कर जाता है। जब ये खुद अटैच कर जाएगा तो सबस्ट्रेट को अटैच करने नहीं देगा, तो ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। इस तरह से कोलेस्ट्रॉल को बनने से ये रोकता है बाय अ फिनोमेना कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, जो 11 में पढ़ा था उसी का एक और एग्जाम्पल है, राइट। सो इसके साथ आपका केमिकल्स, एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल भी कंप्लीट हो गया। तो एक बार हम उसको भी एनसीईआरटी से आपका देख लें कि व्हाट इज देयर इन योर एनसीईआरटी, राइट। सो आपके एनसीईआरटी में केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को डील किया गया है। नाउ माइक्रोब्स बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, एंजाइम इसमें याद कर लेना एस्परजिलस, नाइजर, फंगस, साइट्रिक एसिड, एस्टोबैक्टर, एस्टिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिकुलम, ये एक बैक्टीरिया है जो ब्यूट्रिक एसिड एंड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बनाएगा। इसके अलावा ईस्ट जो सैक्रोमाइसीट्स है इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर मेकिंग इथेनॉल। उसके बाद लाइपेज हम लोग यूज करते हैं इन डिटर्जेंट, ठीक है, फॉर रिमूविंग स्टेन्स। उसके बाद है बॉटल जूसेस की क्लियरिंग हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। स्ट्रेप्टोकाइनेज को हम लोग यूज करते हैं, ये बनता है बाय बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, एंड इसको यूज करते हैं एज क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग द क्लॉट फ्रॉम द ब्लड पेशेंट्स ऑफ पेशेंट्स जिनमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है लीडिंग टू हार्ट अटैक। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है साइक्लोस्पोरिन ए, ये इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट में, और ये बनता है बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। लास्ट स्टैटिन, इसको हम लोग बनाते हैं बाय ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस, ठीक, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का काम करता है। कैसे काम करता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन से काम करता है। इसके साथ हमारा रोल ऑफ माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स, इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, एंड साथ में इंडस्ट्रियल में ही आएगा इन मेकिंग केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये सारा कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे देयर रोल इन सुएज ट्रीटमेंट, देयर रोल इन बायोगैस प्रोडक्शन एंड देन ऑल्सो रोल एज बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। इस चैप्टर में लिटरेचर ज़्यादा है, याद करने वाली चीज़ ज़्यादा है, मेडिकल और बोर्ड दोनों में इससे अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लीज़ डू लर्न इट। इफ इट रियली हेल्प्ड यू, एज आई ऑलवेज से, लाइक जरूर कर देना, अपने कमेंट्स जरूर देना, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड keep studying. We'll meet very soon in my next video. Till then, stay safe, stay happy and goodbye.